दोस्तों, इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एक ऐसी चीज है जिस पर मानव सभ्यता पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में एक स्विच ऑन करके लाइट, पंखे, एसी और फ्रिज जैसी इलेक्ट्रिक उपकरण चालू करना जितना आसान है, इस बिजली को बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल। अब वैसे तो बिजली बनाने के लिए दुनिया भर में थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड, सोलर और बायोमास जैसे कई तरह के पावर प्लांट मौजूद हैं। मगर आज भी पूरे भारत की 75% बिजली सिर्फ कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट में ही बनती है। और आज की इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि आखिर कोयले से बिजली कैसे बनती है और फिर उसे बड़ी बड़ी तारों के जरिए हमारे घर तक कैसे पहुंचाया जाता है। लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों, बिजली बनाने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला। और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के मुताबिक देश में 75% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से ही होता है। इन पावर प्लांट्स के लिए एक बड़ी जगह की जरूरत होती है जहां पानी की आपूर्ति के लिए एक रिजर्वायर भी बनाया जा सके। इसलिए भारत में ज्यादातर पावर प्लांट्स नदी के किनारे ही बने हुए हैं। ये प्लांट्स आमतौर पर 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में फैले रहते हैं, जिनका आधे से ज्यादा हिस्सा कोयले ही घेर लेते हैं। लेकिन इस कोयले को इतना ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है, आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, 1000 मेगावाट का कोल प्लांट एक दिन में 9000 टन से भी ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर एक मालगाड़ी में 100 टन कोयले के 90 डब्बे हैं तो उस पूरी मालगाड़ी का इस्तेमाल एक ही दिन में हो जाएगा। यानी कि एक साल के लिए कोयले से भरी 365 ट्रेन की जरूरत होगी। वहीं बड़े पावर प्लांट के लिए इससे भी ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ती है। अब बिजली बनाने के लिए बॉयलर से लेकर टरबाइन और जनरेटर तक कई बड़े बड़े उपकरणों को चलाने की जरूरत पड़ती है, जिन्हें चालू करने में ही कई घंटे लग जाते हैं। ऐसे में कोयले से चलने वाला पावर प्लांट 24 घंटे काम करता रहे तो ही सस्ते में बिजली बन सकती है। इसी वजह से प्लांट के बड़े हिस्से में सिर्फ कोयले का स्टोरेज बनाया जाता है ताकि कभी कोयले की कमी ना आ सके। भारत में ज्यादातर पावर प्लांट में करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो प्लांट कैपेसिटी के मुताबिक 40 से 60 दिनों की बिजली उत्पादन के लिए जरूरी होता है। अब इस कोयले को यहाँ वहां नहीं तो फेंका जा सकता, इसलिए इन्हें स्टोर करने के लिए अलग से कोल यार्ड बनाया जाता है। जब मालगाड़ियां पावर प्लांट्स के बेशकीमती खजाने यानी कोयले को लेकर प्लांट में पहुंचती हैं तो एक एक करके सभी डब्बे को अलग किया जाता है और पानी के फव्वारों के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे कोयला थोड़ा गीला हो जाता है ताकि जब आगे डिब्बों को पलटने की बारी आए तो डस्ट ना उड़े। इसे प्री वेटिंग प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बता दें कि डस्ट ना उड़े, इसी वजह से प्लांट में स्टोर हुए कोयले को रोजाना भिगोया जाता है। खैर, अब गीले कोयले वाले उन सभी डिब्बों को बारी बारी से एक निर्धारित जगह पर लाया जाता है, जहाँ एक मशीन उन्हें उठाकर पूरा ही पलट देती है, जिससे उन डब्बों का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे लगातार घूम रहे कन्वेयर बेल्ट पर गिरता रहता है, जो इन्हें आगे ले जाकर स्टोरेज में पटक देते हैं। रेलगाड़ियों के डब्बों को खाली करने वाली इस मशीन को वैगन टिपलर के नाम से जाना जाता है। अब इस कोयले को फिर से कन्वेयर बेल्ट की मदद से जरूरत के अनुसार बाउल मशीन में भेजा जाता है, जो इन छोटे मोटे पत्थरों के रूप में एक दूसरे से चिपके कोयले को क्रश करके पाउडर का रूप दे देती है। जी हाँ, ये वही चारकोल पाउडर होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां साफ सूफ करके मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रूप में बेचती हैं। कोयले को पाउडर में बदलने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अशुद्धियां अलग करने में सहायता मिलती है और पाउडर फॉर्म में ये ज्यादा अच्छे से जल पाता है। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही विशालकाय बॉयलर में भेजा जाता है, जहां ये कोयला तुरंत आग पकड़ लेता है। अब पूरी तरह से जलने के बाद कोयले की जो भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश के नाम से जाना जाता है, जिसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट करके किसी खाली जगह पर रखा जाता है ताकि बाद में इत्मीनान से इसका निकाल कर यूज किया जा सके। वहीं जो हल्की राख होती है वो ऊपर उठती है। इस राख को फ्लाई ऐश कहा जाता है और इसे चिमनी के जरिए फिल्टर करके वातावरण में छोड़ दिया जाता है। इस तरह पावर प्लांट में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कोयले का काम खत्म हो जाता है, लेकिन अब भी बिजली बनाने का 50% काम बाकी है।
अब कोयला जलने की वजह से जो आग बनी थी वो बॉयलर से होते हुए उस सेक्शन में पहुंच जाती है जहां काफी ज्यादा वाटर ट्यूब्स होती हैं जिनमें पानी भरा रहता है। ये सभी ट्यूब्स हीट करके पानी को स्टीम यानी भाप में बदल देती हैं। अब जब ये स्टीम सुपर हीट हो जाती है तो पाइप का आगे वाला हिस्सा खोल दिया जाता है, जिससे स्टीम उन्हीं पाइप से ट्रेवल करते हुए आगे पहुंचती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्टीम और आग के साथ डील करने वाले इन पाइप के अंदर और बाहर दोनों तरफ इंसुलेशन की लेयर लगी होती है ताकि भाप का तापमान ट्रेवल करते वक्त घट न जाए। दोस्तों, अब हम भाप को लेकर पावर प्लांट के उस हिस्से में पहुंचे जिसके बिना बिजली बनाना नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टरबाइन की, जो पाइप से निकली स्टीम यानी हाई प्रेशर वेपर की मार खाते हुए तेजी से घूमने लगती है। इस दौरान टरबाइन की ब्लेड भाप की ऊष्मा और दबाव को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे धीरे धीरे स्टीम ठंडी होने लगती है। इसी वजह से स्टीम के कांटेक्ट में आने वाला टरबाइन का पहला भाग हाई प्रेशर टरबाइन के नाम से जाना जाता है और जो हिस्सा सबसे आखिरी में स्टीम के कांटेक्ट में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहा जाता है। अब टरबाइन के घूमने की वजह से एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे तुरंत एक बड़े जनरेटर में भेजा जाता है और इसी मैकेनिकल पावर की वजह से उस जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है और उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। अब इस बिजली को स्टोर करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशंस में भेजा जाता है। अब यहाँ साधारण ट्रांसफार्मर की जगह स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बिजली का वोल्टेज बढ़ा देता है ताकि ट्रेवल करने के दौरान ज्यादा पावर लॉस ना हो। ये ट्रांसफार्मर बिजली की जरूरत के हिसाब से 7200 से लेकर 3,45,000 वोल्ट की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के साथ सप्लाई कर सकते हैं। अब ये बिजली कुछ 100 से 1000 किलोमीटर लंबी तारों से होते हुए आपके इलाके में पहुंचती है, जहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनकी वोल्टेज कम करके आपके घर 220 या 240 वोल्ट की बिजली भेजते हैं और स्विच ऑन करते ही ये बिजली आपके लाइट पंखों तक पहुंचती है, जिसकी मदद से वह आपके घर को चमकदार और हवादार बना देती है। अब आपके घर में तो बत्तियां जल गईं, लेकिन हमें एक बार फिर से पावर प्लांट में चलना होगा क्योंकि वहां एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस बाकी है और ये प्रोसेस है स्टीम को ठंडा करके फिर से पानी में बदलना ताकि उसका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए प्लांट की कैपेसिटी के मुताबिक 1 से लेकर 10 कूलिंग टावर हो सकते हैं। तो टरबाइन में अपना काम पूरा करके ये स्टीम पाइप से ट्रेवल करके इन बड़े बड़े कूलिंग टावर्स में पहुंचती है, जहां ये स्टीम ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है जो इसे ठंडा करके पानी में बदलती है और खुद इस हीट को लेकर टावर के ऊपरी सिरे से वातावरण में मिल जाती है। बता दें कि कूलिंग टावर से निकल रही गर्म हवा में कोई केमिकल या अशुद्धियां नहीं होती। इस तरह कोयले से बिजली बनने की प्रक्रिया खत्म होती है। हालांकि यह प्रोसेस सुनने में जितना आसान है, असल में उतना ही मुश्किल है क्योंकि बॉयलर में जलती हुई आग से लेकर सुपर हीट स्टीम को संभालना काफी बड़ा चैलेंज है और यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे पावर प्लांट को तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप कमेंट्स में बताइए कि आप हर महीने बिजली पर कितने पैसे खर्च करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद।